वो पढ़िए, वो सब अपना आधार बनाइए, लेकिन मेन बुक जो है वो 3 है केवल, जिसको बार बार पढ़ना है। वही जितना अच्छा फ्लो एनसीईआरटी में है लिखने का आंसर, उतना अच्छा फ्लो और कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं, किसी बुक में नहीं है। किसी भी बुक में उतना अच्छा फ्लो है ही नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो एक आपको तरीका भी पता चलता है लिखने का, कि किस बात को कैसे प्रस्तुत करना है, वे टू प्रेजेंटेशन। इसीलिए जितने अच्छे स्कॉलर हैं, जो बच्चे हैं, वो भी यही कहते हैं एनसीईआरटी, अच्छे टीचर भी यही कहते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रटना नहीं है बैठ के, कि लगे बैठ के रटने। एनसीईआरटी से वो फ्लो पकड़ना है कि वो चीजों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो यहां हमें ये सारी बातें समझनी है। और हमने उस दिन कुछ दर्शन की चर्चा किया था, जो सना कह रही थी एक दो दर्शन उसमें रह गए थे, तो सांख्य दर्शन बताया था। क्यों? योग दर्शन के बारे में कुछ आपको बताना था। तो योग दर्शन को अगर आप देखोगे तो महर्षि जो पतंजलि हैं उनके द्वारा योग दर्शन दिया गया। 2 लाइन लिख लो योग दर्शन पे। हम लोगों ने मध्यकाल की शुरुआत कल कर दिया है, और योग दर्शन, योग दर्शन, हाँ उसी पे लिखवा रहे हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। इस दर्शन में, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। इस दर्शन में महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि, वही पतंजलि हैं जो अभी आप जो पतंजलि दंत कांति देखते हैं, वही पतंजलि, महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि हैं। इनके दर्शन में इस बात को बताया गया है, इनके दर्शन में इस बात को बताया गया है कि श्वास के अभ्यास के माध्यम से, श्वास के अभ्यास के माध्यम से ईश्वर जाना जा सकता है। श्वास के अभ्यास के माध्यम से ईश्वर जाना जा सकता है। श्वास के अभ्यास के माध्यम से ईश्वर जाना जा सकता है। हाँ, वही श्वास के अभ्यास से ईश्वर जाना जा सकता है। इसका आशय है चित्त वृत्तियों का निरोध। इसका आशय है चित्त वृत्तियों का निरोध। इसका आशय है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध। जो हमारा मन है वो चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कहता है। सबसे ज्यादा बात करता है तो मन, क्यों विकास? सबसे ज्यादा बात करता है, ये परेशान कर देता है हमें। और पतंजलि कहते हैं कि जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो योग होता है, एक जुड़ाव होता है। जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो हम योग, किससे? ईश्वर से। ईश्वर से हमारा एक जुड़ाव हो जाता है।
जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता तब तक योग संभव ही नहीं है। अब यहां योग का माध्यम क्या है? जो अभी योग चल रहा है, जो बाबा जी सिखाते हैं, हाथ उठाना, ऐसे कर देना, उनके योग का माध्यम ये है कि शारीरिक अभ्यास। और नाम किसका है? पतंजलि का। लेकिन ये क्या कह रहे हैं योग का मतलब? ये कह रहे हैं चित्त वृत्ति का जो निरोध है वो योग है। कितना भी आप योगी का अभ्यास कर लीजिए, अगर आपका मन नहीं रुकता है तो आप योगी नहीं है। तो मन के रुकने की बात कही गई है कि चित्त की वृत्तियां जो चंचल हैं। अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रखा कि केशव, मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, हमें मथता रहता है। जैसे मथानी से आप मक्खन निकालते हैं, वैसे ही हमारा मन कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, जीने नहीं देता। ऐसा इसलिए है कि हम सबका मन अलग अलग है। और कबीर ने कहा कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई रे। मन एक नहीं हो सकता। आपका मन अलग है, मेरा मन अलग है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबका मन अलग है और सबके मन में कुछ अलग ही अलग चल रहा है। इसीलिए हम ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर को जान तब सकते हैं जब हमारे मन में चंचलता समाप्त हो जाए, हमारा मन स्थिर हो जाए। और स्थिर होने के लिए आपको योगी बनना पड़ेगा। और वो जो योगी का मतलब ये है कि योग करना पड़ेगा। तो योग किससे होगा? ईश्वर से होगा। तो महर्षि पतंजलि का दर्शन समझ में आया, योग दर्शन। इस योग दर्शन में इसी बात को समझाया गया है। इसके अलावा एक दर्शन था पूर्व मीमांसा। एक दर्शन था पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन को अगर आप देखेंगे तो इसके प्रवर्तक थे जैमिनी ऋषि। कौन थे? जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि इसके प्रवर्तक थे। जैमिनी ऋषि लिख दीजिए। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी ऋषि थे। इन्होंने वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। देखिए, इन्होंने वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। क्या किया? वैदिक कर्मकांड की जो व्यवस्था है उसको प्रोत्साहन देने का कार्य किया। वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने का कार्य, मतलब ये पीछे वाले हैं, ये हैं तो दार्शनिक, लेकिन ये वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मतलब जो रूढ़ियां चल रही थी, जो अंधविश्वास चल रहे थे, उन्हीं पर ही ये अपने आप को आधारित कर रहे हैं। तो यहां जैमिनी ऋषि का जो दर्शन है वो परंपरावादी है। इसमें बहुत ज्यादा सुधार की बात नहीं की गई है। तो मीमांसा का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर चिंतन करना। जो मीमांसा का मतलब क्या होता है? किसी बात पर चिंतन करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचना। लोग कहते हैं कि बहुत तुम मीमांसा करते हो। यह दर्शन का प्रश्न है। यह शब्द आता है दर्शन में, किसकी मीमांसा करें। तो चिंतन करें, मनन करें, और मनन करके जो निष्कर्ष निकलता है उसको बताएं। तो यह दर्शन क्या है? जो मीमांसा का दर्शन है, पूर्व मीमांसा। अगर आप देखें उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो है यहां पर इन्हीं कर्मकांडों का अगर आप देखें तो यहां क्या है? वैदिक कर्मकांडों को प्रोत्साहन दिया गया है कि जो वैदिक कर्मकांड थे वो ठीक हैं। तो भैया फिर आपने क्या मीमांसा किया जैमिनी जी? जब ठीक है तो कहीं ना कहीं आपका अप्रोच भी ब्राह्मणवादी रहा होगा। अगर आप किसी व्यवस्था को स्वीकार कर लें, इसका मतलब यह है कि आपका अप्रोच वही होगा, तभी तो स्वीकार किया। अब इनके इसी दर्शन पर उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा,
अब उत्तर मीमांसा को अगर आप देखेंगे तो उत्तर मीमांसा में एक बात की गई है। उत्तर मीमांसा में ब्रह्म के स्वरूप पर बात हुई है कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म को कैसे जाने। ब्रह्म के स्वरूप की बात है। यहां पर कर्मकांड नहीं है। उत्तर मीमांसा के दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप पर चर्चा की गई है और यहां उपनिषद के दर्शन के आधार पर अगर आप देखें व्याख्या है और विश्लेषण किया गया है। यहां पर एक दो लाइन लिख दीजिए। उत्तर मीमांसा दर्शन में, उत्तर मीमांसा दर्शन में उपनिषदों के दर्शन के आधार पर, उत्तर मीमांसा दर्शन में उपनिषदों के दर्शन के आधार पर व्याख्या, उपनिषदों के दर्शन के आधार पर व्याख्या और विश्लेषण किया गया है। इसमें कई आचार्य हुए हैं, जैसे बादरायण, उत्तर मीमांसा में कई आचार्य हुए हैं। बादरायण, और बादरायण की एक रचना थी ब्रह्मसूत्र। इसमें कई आचार्य हुए हैं। बादरायण, उनकी रचना का नाम ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। शंकराचार्य इसी दर्शन से ही संबंधित है। शंकराचार्य, हाँ, अद्वैतवाद वाले शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, हाँ, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि। तो इस दर्शन से आपने क्या समझा? ये उत्तर मीमांसा जो दर्शन है, यहां पर ब्रह्म के स्वरूप पर मीमांसा की गई, ब्रह्म के स्वरूप पर चिंतन किया गया और ये चिंतन का आधार बनाया गया उपनिषद और भगवत गीता। इन दोनों ही जो धार्मिक, अगर आप कहें तो जो भारतीय दर्शन का आधार है वो उपनिषद है, और उसमें इसके बाद उपनिषदों का अभिसार है भगवत गीता। कहा भी गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य की मन्ने शास्त्र संग्रह। गीता के रहते और किसी शास्त्र के संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। यह स्वयं पद्मनाभ भगवान कृष्ण के मुख से निश्चित वाणी है, इसलिए और किसी के संग्रह की जरूरत नहीं। तो उपनिषदों का भी सार भगवत गीता है। तो यहां आप देखेंगे कि जो उत्तर मीमांसा दर्शन है, यहां पर ब्रह्म के स्वरूप पर चर्चा है और कर्मकांडों का विरोध है। यहां पर कर्मकांड को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। दूसरी बात, यहीं से भक्ति की अवधारणा भी निकलती है, उत्तर मीमांसा दर्शन से ही। क्योंकि रामानुजाचार्य, अगर आपको याद आए, तो उन्होंने जो विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया था और उसी विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन से ही भारत में भक्ति कि जीव और ब्रह्म में अलगाव है, ब्रह्म विशिष्ट है जीव से। कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर से उड़ गया। विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया? रामानुजाचार्य ने। हाँ, रामानुजाचार्य। इनके दर्शन का नाम क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। ये दर्शन क्यों आया? तो ये दर्शन आया जो शंकराचार्य हैं उनके अद्वैतवाद के विरोध में आया, है ना। और जो शंकर हैं वो 32 साल की आयु तक ही जिए और 32 वर्ष की आयु में ही उनके शरीर का त्याग, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक दर्शन दिया अद्वैतवाद,
उन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ये हमें अलग अलग दिखते भर हैं। वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि माया की जो शक्ति है ब्रह्म की, उससे हर जीव बंधा हुआ है। अगर जीव अपने माया को हटा दे तो ब्रह्म को जान जाएगा, और ब्रह्म को जान जाएगा तो वही वो स्वरूप हो जाएगा। तो शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जो ज्ञान मार्गी जो कुछ लोग थे, उन लोगों ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वो ब्रह्म की अवस्था विशेष बहुत साधना करने पर आती है। लेकिन जो हल्के लोग थे, उन लोगों ने अपने आप को ब्रह्म घोषित करना शुरू किया। बाद में ये मार्ग बहुत अच्छा नहीं चल पाया। इसीलिए रामानुजाचार्य 112 साल जिए और शंकराचार्य के दर्शन को काटने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन काट उस तरह से नहीं पाए, क्योंकि शंकर का दर्शन अकाट्य है। अंत में आप वहीं पहुंचेंगे। शंकर यही बात कहते हैं, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म हो ना परः। इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है। कबीर कहते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। इसका मतलब कि कबीर दास भी शंकर के दर्शन को पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अनुभव से जाने थे। कबीर कहते हैं यह दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। अब आप ये समझिए कि शंकराचार्य जो दर्शन दे रहे हैं, वो दर्शन बाद में जिन लोगों ने स्थिति पाई उसी बात को कहा है। तो ये मानना पड़ेगा कि शंकराचार्य अपने समय में स्थिति प्राप्त व्यक्ति थे, इनको सब कुछ मिला होगा, तब इन्होंने कहा होगा कि ब्रह्म, वो कहते हैं कि मुझको हर जगह ईश्वर ही दिखता है। ईसावासम इदम सर्वम, आप सब में भी ईश्वर ही है, लेकिन वो ईश्वर अभी आप में प्रकट नहीं है। अगर वो प्रकट हो जाए तो आप बुद्ध हो जाएंगे, आप मीरा हो जाएंगे। नहीं, वो प्रकट कैसे होता है? तो वही है चित्त वृत्ति निरोध च योग, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यहां ये बात आपको समझना पड़ेगा। शंकराचार्य ने 4 तीर्थों की भी स्थापना किया है भारत में। हिंदू धर्म को अगर आप देखें तो पुनर्जीवित करने में शंकराचार्य का बड़ा योगदान है। जो आप 4 धाम की बात करते हैं, वो 4 धाम शंकराचार्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। 4 तीर्थों की स्थापना, तो ये नोट कर दीजिए, 4 तीर्थों की स्थापना, 4 तीर्थों की स्थापना। कि 4 तीर्थ कहाँ हैं? एक तो सिंगेरी, जो सिंगेरी मठ, हाँ ये शंकराचार्य के है ना, हाँ जो शंकराचार्य हैं, तो कितने साल जिए? 32 साल। अब इनके बारे में एक बात और बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। शंकराचार्य ने 4 तीर्थों की स्थापना किया। एक सिंगेरी में, अगर आप देखें तो सिंगेरी मठ, सिंगेरी मठ, ये सिंगेरी मठ कहाँ है? ये आपको कर्नाटक में दिखेगा। कहाँ पे? कर्नाटक। तो ये दक्षिण भारत हुआ, है ना? आपने समझा था कि दक्कन का क्षेत्र है कर्नाटक वाला। तो सिंगेरी कहाँ पे है? फिर उसके बाद उत्तराखंड में आ जाइए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ एक तीर्थ बनाए इन्होंने, बद्रीनाथ। आज आप भी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि हम भी तीर्थ घूम आए। तो उत्तराखंड, यूके, अब इसको जो ब्रिटेन मत मान लेना कि यूनाइटेड किंगडम, तो यूके है ये, उत्तराखंड। फिर एक इन्होंने बनाया द्वारिका मठ, जो गुजरात में है। ये प्रश्न कभी आया है कि 4 मठों की स्थापना किसने किया, कहाँ कहाँ किया? तो ये 4 मठ है, सिंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका कहाँ है? तो ये आपका गुजरात।
और एक मठ है पुरी, पूरब में, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, पुरी, उड़ीसा। 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा किया गया। शंकराचार्य 18 साल के थे तो उनकी मुलाकात हुई एक बिहार के बहुत बड़े संत मंडन मिश्र से। मंडन मिश्र, वो अपने आप को, वो गृहस्थ संत थे, वो संसार में रहते हुए वो कहते थे कि हम सब जानते हैं। मंडन मिश्र जब 75 साल के थे तो शंकराचार्य उस समय 18 वर्ष के थे। तो शंकराचार्य जब सामने आए तो मंडन मिश्र ने कहा कि तुम तो जो मुंडन करा के तुम घूम रहे हो, हमारे सामने तुम क्या बोल पाओगे। उन्होंने कहा कि कुतुस्त मुंडवा, क्योंकि वो उन्होंने अपना मुंडन करा रखा था। तो शंकराचार्य ने कहा कि आप आयु वृद्ध तो जरूर हैं मुझसे, लेकिन आप ज्ञान वृद्ध नहीं है। तो बहुत बड़ी बात, ये आप आयु वृद्ध नहीं हैं, आप आयु वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध नहीं है। ज्ञान आयु का विषय नहीं है। 8 साल के बच्चे को भी ज्ञान हो सकता है। ऐसा प्रहलाद को हो चुका है, ध्रुव को हो चुका है। बड़ा लंबा शास्त्रा चला मंडन मिश्र और शंकराचार्य का। मंडन मिश्र के सामने लोग खड़े नहीं होते थे, इतने तार्किक थे वो। जब मंडन मिश्र को हारते हुए देखा, उनकी पत्नी आगे खड़ी हो गई कि हमसे तुम काम शास्त्र पे चर्चा करो, अब ये बाल ब्रह्मचारी। तो शंकराचार्य फिर कैसे चर्चा करते, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए, थोड़े समय के बाद मैं आपसे इस विषय पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे इसका अनुभव नहीं है। शंकराचार्य ने उसके बाद, उनके पास सिद्धियां थी, अपनी शरीर से वो बाहर निकले, एक राजकुमार था उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, और वो एकदम सामंती मानसिकता का व्यक्ति था। उसके बहुत सारे विवाह भी हुए थे। एक दिन रहे वहां उसके शरीर में, फिर वापस आए, फिर उनकी पत्नी के भी सारे प्रश्नों का जवाब। तब ये दोनों लोग जो हैं इनके शिष्य हो गए, अपनी हार स्वीकार किया। और शंकराचार्य, आप ये सोचिए कि अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे कि जब वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए, अपनी मां को वचन दिया था कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। छोटे पे ही साधु हो गए थे। केरल के कलाड़ी में जन्म हुआ था उनका, केरल में जन्म हुआ शंकराचार्य का। और पूरे भारत में, आज जो भारत में एकीकृत हुआ पूरा भारत, तो धार्मिक आधार पर एकीकृत करने का काम शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य की बड़ी परीक्षाएं हुई। एक परीक्षा हुई, शंकराचार्य गए बनारस, तो बनारस में उन्होंने शिव के दर्शन के लिए वो जा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति निकला, उसने पूरा मैला इनके ऊपर डाल दिया, सारी गंदगी उठा के डाल दिया, कीचड़ था पूरा। इन्होंने हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया। वो शिव थे, ऐसी मान्यता है कि शिव ने ही परीक्षा लिया कि इनको देखे कि इनके अंदर से अभिमान खत्म हुआ कि नहीं हुआ। बाद में वो सारी परीक्षाएं पास कर गए। उसके बाद इन्होंने अपना दर्शन दिया अद्वैतवाद का, जो दर्शन आज पूरी दुनिया में, दर्शन की दुनिया में सबसे बड़ा दर्शन माना जाता है। न वेस्टर्न में कोई ऐसा दार्शनिक हुआ, न भारत में ऐसा कोई दार्शनिक हुआ, न आज तक ये दर्शन कटा। ये दर्शन अल्टीमेट सत्य है, जिस पर हमें आखिरी में पता चलता है कि नहीं, दुनिया में सब कुछ एक समय के बाद मिथ्या ही है। जब इन्होंने ये बोला तो इनके आलोचकों ने ये कहा कि जब जगत मिथ्या है तो आप फिर यहाँ पे फिर लोगों से संबंध क्यों हैं। इन्होंने कहा ये संबंध भी बहुत हल्के हैं लोगों के, सब स्वार्थाधारित संबंध है। हर व्यक्ति का एक स्वार्थ है, उसके आधार पर संबंध है। और अद्वैतवाद का दर्शन यही है कि सब एक है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। तो जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, इसीलिए आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भी
अचानक ही शंकराचार्य के आने के बाद हिंदू धर्म जो है राइज करना शुरू कर जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबकी एकता की बात की। इन्होंने कहा कि ब्रह्म सब में समाया हुआ है, ब्रह्म अलग नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था तो खंडित हो जाएगी ना। अगर आप शूद्र के अंदर ब्रह्म को स्वीकार करेंगे तो शूद्र से सेवा कैसे लेंगे? शंकराचार्य इसीलिए अल्टीमेट दर्शन देते हैं। उनका दर्शन यही है कि माया से अगर कोई जागृत हुआ, इसीलिए आप दक्षिण भारत में निम्न जातियों के द्वारा भक्ति को शुरू करते हुए देखेंगे। जो अलवार और नैनार संत हैं वो सब लोअर क्लास के ही हैं अधिकतर। और 13वीं 14वीं शताब्दी में जो भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, जो हिंदी साहित्य में आपको दिखता है, उसमें भी जितने संत हैं सब वो लोअर क्लास के ही हैं अधिकतर। लोअर क्लास क्यों कर रहा है लोअर क्लास? क्योंकि लोअर क्लास को भी भक्ति करनी ईश्वर की इच्छा है। तो यहां यह समझना पड़ेगा कि यह दर्शन इस तरीके से रखा गया है। ठीक है। मध्वाचार्य, तो जो मध्वाचार्य क्या कहते हैं? उनका दर्शन है द्वैतवाद। क्या कहते हैं मध्वाचार्य? कहां है मध्वाचार्य? इनका दर्शन क्या है? द्वैतवाद। इसका मतलब क्या है? आप लिख दीजिए कि मध्वाचार्य के दर्शन का नाम द्वैतवाद है, जिसमें वे ब्रह्म और जीव को अलग अलग बताते हैं। जिसमें वे ब्रह्म और जीव को अलग अलग बताते हैं। जिसमें वे ब्रह्म और जीव को अलग अलग बताते हैं। इसका मतलब क्या है? यही चीज इस्लाम की परंपरा का यही दर्शन है कि जो खुदा है उसकी केवल बंदगी हो सकती है, तुम खुदा नहीं हो सकते। ईश्वर के तुम पुत्र हो सकते हो, तुम ईश्वर नहीं हो सकते। इसी आधार पर भक्ति करनी होगी, इसी आधार पर बंदगी करनी होगी। तो मध्वाचार्य का दर्शन इसी बात को आपके सामने रखता है। वो कहते हैं द्वैतवाद है। जो जीव है वो जीव ही रहेगा, वो ईश्वर बन नहीं पाएगा। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। जीव ब्रह्म ही है, वो भूला हुआ है, भटका हुआ है, वो भटका सिपाही है। वो जब चलता है वहां से ईश्वर से वादा करके चलता है कि मैं हमें एक बार दुनिया में जाने दो, फिर मैं तुम्हारी ही बंदगी करूंगा। लेकिन जब यहां आता है तो यहां पे इतने बंदे उसको मिल जाते, उनकी बंदगी में लग जाता है। अब यह समस्या बनती है। तो द्वैतवाद का दर्शन अलगाव की बात करता है, अद्वैतवाद का दर्शन अलगाव की बात नहीं करता। वो ये कहता है अलगाव है लेकिन केवल वो माया के कारण है। तो यहां आप समझेंगे कि अगर वास्तव में अगर आप देखें तो जैसे अरब में भी बहुत सारे संत हुए, मंसूर इस्लामिक परंपरा के हैं, लेकिन मंसूर कहते क्या हैं कि ईश्वर और जीव अलग अलग नहीं है। इसके लिए एक शब्द वो बोलते हैं अनल हक। क्या बोलते हैं? अनल हक। इसका मतलब कि वह ईश्वर मेरे भीतर है। कहां है? ये सब न शंकराचार्य को भी अगर आप देखें तो जो मंसूर हैं ये लोग शंकराचार्य को नहीं जानते, लेकिन उनके दर्शन के अनुभव को ये भी समझ रहे हैं। कबीर सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। कबीर कहते हैं कि जो अपने भीतर उतर गया वो बाहर तो दिखेगा ही नहीं। अगर आप अमीर खुसरो को देखेंगे तो अमीर खुसरो भी यही बात कहता है, खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, मन मेरा पीऊ को। कि जो मन है वो ईश्वर का है और तन मेरा है। तो यहां पे ये समझना पड़ेगा कि जो दर्शन का क्या प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न है कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है, और दोनों में मेल कैसे हो सकता है। यही पूरी की पूरी दार्शनिक जो प्रणालियां हैं।
जिस पर बात उठी है बार बार। ठीक है, तो इतनी बात ये है। इसके अलावा और क्या दिखता है पूर्व मध्यकाल में? आपको भाषा और साहित्य का भी विकास दिखता है। एक हेडिंग बना दो, 2-4 लाइन उसमें भी लिख दो, पूर्व मध्यकाल में भाषा और साहित्य। हाँ, उसके बाद फिर आएंगे अपने उस पर। पूर्व मध्यकाल में भाषा और साहित्य। इस काल में हमें स्थानीयता की प्रवृत्ति का विकास दिखाई देता है। इस काल में हमें स्थानीयता, इस काल में हमें स्थानीयता की प्रवृत्ति का विकास दिखाई देता है, जिससे अनेक क्षेत्रीय भाषाओं, साहित्य, अनेक क्षेत्रीय भाषाओं साहित्य को हम विकसित होता देखते हैं, विकसित होता देखते हैं। वर्तमान की प्रचलित भाषाओं में से, वर्तमान की प्रचलित भाषाओं में से कई भाषाएं, जैसे पंजाबी, बंगाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, उड़िया, हिंदी आदि का विकास इसी समय दिखाई देता है। किंतु इस समय हमें साहित्य में मौलिकता नहीं दिखती। साहित्य में मौलिकता क्या होता है? कुछ नयापन, कुछ अपनापन, कुछ नवीनता, मौलिकता नहीं दिखती। अधिकतर रचनाएं अतिशयोक्तियों से भरी हुई हैं। अधिकतर रचनाएं अतिशयोक्तियों से भरी हुई है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है कि हाँ, जो बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को। दो प्रश्न लिखिए। पूर्व मध्यकाल में धार्मिक व्यवस्था में पूर्व मध्यकाल में धार्मिक व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं? पूर्व मध्यकाल में धार्मिक व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं? स्पष्ट करें। ठीक है, बस हो गया आपका। अब आ जाइए मध्यकालीन भारत में। जो लोग कल नहीं थे, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए कि हम लोगों ने मध्यकाल को कैसे शुरू किया। मध्यकाल ये अपने आप में एक काल विशेष को प्रस्तुत करने वाला समय काल है, जो इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए हमने बनाया है। और अगर मैं इसके थोड़ा सा उस पे जाऊं तो मध्यकाल नाम किस तरह से पड़ा और इससे क्या आशय निकलता है? इससे आशय निकलता है अंधकार का काल, या अंधकार के काल के रूप में भी हिंदू इतिहासकारों के द्वारा इसे रखा गया। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो मध्यकाल अंधकार का काल नहीं है। मध्यकाल भारत में एक केंद्रीय सत्ता के उभरने का काल है।
मध्यकाल भारत में स्थानीय संस्कृतियों के विकसित होने का काल है। मध्यकाल में भारत में बड़े स्तर के नगरीकरण के भी साक्ष्य मिलते हैं। मध्यकाल में भारत में बड़े बड़े व्यावसायिक केंद्रों के भी विकास के साक्ष्य मिलते हैं। तो किस आधार पर आप मध्यकाल कह रहे हैं? अब ये प्रश्न देखो, ये मध्यकाल तो आपने लिख दिया, आप पढ़ते भी हैं पुस्तकों में। इतिहास में किसी काल को खराब काल, जैसे मान लीजिए कि आप इतिहासकार हैं और आप एक खास विशेष समाज से आते हैं, तो ये इतिहासकारों के सामने एक बड़ी समस्या होती है कि अपने समाज, अपने धर्म, अपनी जाति से बचते हुए इतिहास लिखना। जैसे मान लीजिए कि आप इतिहास लिख रहे हैं और आप खुद राजपूत हैं, तो जैसे ही राजपूतों वाला चैप्टर आएगा आपका दिमाग उड़ने लगेगा, आप राजपूतों पर बढ़ा चढ़ा कर लिखना शुरू करेंगे कि राजपूत न होते तो देश न बचता, राजपूतों ने ही सब कुछ किया, सारी व्यवस्थाएं इनके द्वारा ही संचालित की। मतलब वस्तुनिष्ठता की जरूरत होती है। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि आप निरपेक्ष होकर कोई बात बताएं। ये बड़ी समस्या की विषय है कि निरपेक्ष होना, जब आप अपने ऊपर बात करते हैं तो निरपेक्ष होना मुश्किल होता है। यह मध्यकाल इसलिए कहा गया कि जब अंग्रेज भारत में आए तो हमारे इतिहास लेखन का प्रयास हुआ, जिसे हम साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन इसलिए भारत में कराया गया कि भारत की जनता को कैसे शासित किया जाएगा, भारत की जनता को कैसे अपने अधीन बनाया जाएगा। इसलिए भारत की साहित्य को, भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को अपनी भाषा में अनुवाद कराया गया। उसको अनुवाद कराने के बाद भारतीय लोगों के ऊपर कुछ सिद्धांत थोपे गए, जैसे सभ्यता का सिद्धांत, जैसे श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत, जैसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत थोप दिए गए और ये कहा गया कि भारतीयों का भाग्य जगह है कि हम असभ्य लोगों को, जो निकृष्ट लोगों को, गंदे लोगों को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज आए। यह सभ्यता का सिद्धांत है। दूसरी बात, ये कहते हैं श्वेत व्यक्ति का भार है, अरब और ये एशिया के जो देश हैं, भारत जैसे देश, ये श्वेत व्यक्ति का भार है। जो गोरे लोग हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, इन्हें अच्छा बनाना, और इन्हीं को अच्छा बनाने के लिए हम आए हैं। तो हमें अपना शोषणकर्ता न माने आप, हमें आप अपना कल्याणकर्ता माने। इसको कहते हैं ब्रेन वॉश करना। लॉर्ड मैकाले एक बात कहता था कि अगर किसी देश के लोगों को असंख्य साल, कई सौ वर्षों गुलाम रखना है तो उसके इतिहास को मार दीजिए, उसकी संस्कृति को मार दीजिए। अपने आप ही वहाँ के लोग आपकी गुलामी में रहेंगे, आपकी दास्तां में रहेंगे और हाथ जोड़ के हमेशा आपको प्रणाम करते रहेंगे। इसीलिए पहला काम अंग्रेजों के आने के बाद भारत के इतिहास की गलत व्याख्या शुरू हुई। अभी आप देख रहे होंगे कि जो लगातार विवाद चल रहा है, इतिहास की पुस्तकें बदली जा रही हैं, तमाम मामले चल रहे हैं। क्या है मामला? इतिहास को जब भी बदला जाएगा तो हो सकता है कि किसी खास वर्ग विशेष को कुछ विशेष देने की बात हो, या अपने हितों को जो साधने की बात हो। तो यहां आप देखेंगे कि यह भी चीज एक तरह से दिख रही है कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखवाया, क्योंकि आप उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसको भी नहीं समझ पाएंगे। उस इतिहास को लिखवाने के लिए फिर हमने हर चीज आपकी खराब बताई। आपको बताया कि आप दुनिया में हमेशा शासित रहे हैं, आपके ऊपर हमेशा विदेशियों का नियंत्रण रहा है, आर्य भी विदेशी ही थे। फिर यह बताया गया कि भारत में जो राजा हुए वो सब निरंकुश रहे, उन्होंने हमेशा अपनी जनता का शोषण ही किया है। तो हमारे से आप क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपके यहाँ जो राजा थे वो सब निरंकुश थे, आप हारे हुए लोग हो, आप जंगली हो, बर्बर हो, निकृष्ट हो, कुछ है ही नहीं।
लॉर्ड मैकाले कहता है कि भारत और अरब संसार का पूरा ज्ञान साहित्य यूरोप के अलमारी के एक सेल्फ के बराबर भी नहीं है। वाह! लॉर्ड मैकाले, मतलब लॉर्ड मैकाले 1835 में मैकाले मिनट लेकर आता है और उसी के तहत भारत में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हुई, जो अभी तक लगातार कमोबेश बनी हुई है देश में। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग लगातार शासन करता ही हैं। जिनको अंग्रेजी आ रही है, आप देखिए सब जगह वही छाए हुए हैं, है कि नहीं? इसका मतलब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए, और अंग्रेजियत छोड़ गए उससे आपके देश का साहित्य अभी भी पिछड़ी अवस्था में है। हिंदी पढ़ने वाले लोग कम बचे, हो सकता है कि बहुत दिन के बाद ये भी न पढ़े जाए। तो यहाँ समस्या ये है कि एक मानसिकता के स्तर पे थोपी गया है, कुछ बातों को थोप दिया गया। अंग्रेजों को काउंटर करने के लिए, जो उन्होंने हमारी व्याख्या किया, उसको काउंटर करने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों ने, शिक्षकों ने, जानकारों ने, जिनके पास मध्यम, अगर आप देखेंगे कि जो मध्यम वर्ग था भारत में, जिसके पास पाश्चात्य शिक्षा आई, वेस्टर्न एजुकेशन आई, उस वर्ग ने अंग्रेजों की ये जो बातें थी उसको काटना शुरू किया, और उन्होंने अंग्रेजों की बातों को अतीत में, वो भी प्राचीन काल से काटा, मध्यकाल से वो बात नहीं काटी गई, और आगे चल के इस बात से ही भारत में सांप्रदायिकता की भी बातें शुरू हुई। इन्होंने बताया कि अंग्रेज जो ये बता रहे हैं कि भारत में कुछ था ही नहीं। अंग्रेजों के द्वारा अक्सर ये कहा जाता था कि भारत में जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन के समान है। अच्छा लगा उनको समुद्रगुप्त, तो उन्होंने भारत का इतिहास देखा तो उन्हें समुद्रगुप्त अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये नेपोलियन जैसा दिखाई देता है। हमने बड़ा, हमारे जो बुद्धिजीवी थे वो बहुत खुश हुए, बताइए कि कोई हमारे यहाँ भी कोई ऐसा नायक है जो यूरोप के नायकों के समान है। कालिदास को उन्होंने कहा ये विलियम शेक्सपियर के समान है। जब भारत के मध्यम वर्ग के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा अपने अतीत को ढूंढा गया, तो हमें पता चला कि हमारा अतीत कुछ ज्यादा बेहतर है। अंग्रेज जैसा हमको बता रहे हैं, हम वैसे नहीं हैं। अंग्रेज हमारे बारे में सब कुछ खराब ही बता रहे हैं। और जब हमने अपना अतीत खंगाला तो हमने देखा कि 600 बीसी में ही भारत में सबसे बड़ा धर्म सुधार हो चुका है, सबसे बड़ा समाज सुधार हो चुका है। 600 बीसी में ही हमने देखा कि हमने सबसे पहले दुनिया में रिपब्लिक, नाम लोग नहीं जानते होंगे, उस समय हमारे पास गणतंत्र था। अब अंग्रेजों के पास कुछ कहने को था नहीं। अब भारतीयों ने अपने अतीत को ढूंढा, उपनिषद ढूंढ डाले, उपनिषदों में देखा। जैसे आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, ब्रह्म समाज ने कहा उपनिषदों से सीखो, और ये जितने समाज आए सबने धीरे धीरे भारत के लोगों को एक नई दिशा देने का कार्य किया। अब ये जितना कुछ ढूंढा गया वो प्राचीन काल में ढूंढ लिया गया, और मध्य काल को बहुत अच्छे काल के रूप में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो विदेशी थे, इसलिए। लेकिन बाद में जब हमने व्याख्या करके देखी, हमने बहुत समझा, तो हमें पता चला कि मध्यकाल भी भारत के विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण काल है, और भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था के डेवलपमेंट की जो स्थितियां आपके सामने हैं, वो मध्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था से ही डेवलप हुई है। मतलब मध्यकाल में जो आपको प्रशासन दिखाई देगा, आज के प्रशासन में आप उसके बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। इसीलिए मध्यकाल का नाम रखा गया, मध्यकाल कहा गया। लेकिन मध्यकाल का मतलब यहां से अंधकार के काल से आप न लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ किया कि पीछे से हम कैसे समझेंगे, आज से कैसे लिंक करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, कल हमने ये बताया था कि भारत में सबसे पहले अरबों के आगमन से यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मुसलमानों का आना शुरू हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम
भारत में आया, और ये आया जो सिंध में, जो सिंध प्रदेश है पश्चिमोत्तर में, और लेकिन धीरे धीरे इस समय ये आ तो गया, लेकिन बहुत असर इसका लंबे समय तक भारत में नहीं रहा। एक व्यवस्था आई, भारत में मुस्लिम आए, लेकिन ये भारत में लंबा राज्य, एक बड़ा राज्य बनाने की स्थिति में नहीं आए। उसके बाद राजपूत काल में अगर आप देखें तो राजपूत काल में भारत की स्थितियां क्या हैं, बड़ा ही आपको विखंडन दिखाई देगा। धार्मिक आधार पर धार्मिक आपको कुरीतियां दिखाई देंगी, आपको तंत्रवाद दिखाई देगा, राजा, हर राजपूत राजा आपस में संघर्षरत है, बहुत सारी कुरीतियां हैं। और जब भी कुरीतियां इस देश में आई हैं तो विदेशी लोग हमेशा आकर्षित हुए हैं। और इस समय भारत में जो आक्रमण हुआ वो तुर्की आक्रमण हुआ, या आप कहें तुर्कों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो ये जो आक्रमण हुआ उसके पीछे की स्थितियां क्या हैं? उसके पीछे की स्थितियां ये हैं कि भारत इस समय बहुत तेजी से बदल रहा था। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई मजबूत सेना नहीं थी, समाज बड़ा ही विखंडित था, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा खंडित थी। अगर आप देखें, ये 4 वर्ण तो हैं ही हैं, इसके अलावा जातियां हैं। अगर आप देखते हैं, ये तो आपके वर्ण हो गए, इसके अलावा भारत में अलग अलग आपको जातियां मिलेंगी। 36 जातियां आपको ऊपर ही मिल जाएंगी। इसके बाद इसमें कितनी है? 64। इसमें कितनी है? 108। इतनी जातियां। अब ये जाति जितना बढ़ेगी उतना ही समाज विखंडित होगा, उतना ही समाज में भेदभाव बनेगा। लड़ने के लिए सबका एक होना जरूरी है, तब आप लड़ पाएंगे। हाँ, पूछो पूछो। जातियों की उपजातियां क्या है? मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक जाति है राजपूतों की। ठीक, अब राजपूतों में भी आपको सोलंकी दिखाई देंगे, आपको परमार दिखाई देंगे, आपको परिहार दिखाई देंगे, आपको बहुत सारी उपजातियां, जातियों में वो, अब इसमें भी ये आपस में भी विवाह नहीं करेंगे। चौहान जो होंगे वो कहेंगे हम इन्हीं के साथ करते हैं, परमार कहेंगे हम इनके साथ करते हैं, तो काम खत्म हो गया। फिर जातियां उपजातियों में भी आपस में कि हम इसमें नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। तो पहले वाला स्ट्रक्चर तो भी ठीक था, अब तो और खतरनाक स्ट्रक्चर हो गया। पहले तो 4 वर्णों में समाज था, अब इतने सारे वर्णों में कहां किसको देखेंगे? तो समाज में अत्यधिक विखंडन दिखाई दिया, समाज में बड़ा ही बंटवारा दिखाई देता है। और यह बंटवारा कहीं ना कहीं हमारे समाज को गलत दिशा की ओर लेकर गया। और जब हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुए, तुर्कों के आक्रमण हुए, तो हम उनके सामने पिछड़ने लगे। किसी एक शासक पर अगर होता था हमला तो दूसरे शासक कहते थे हमसे क्या मतलब, हम क्यों करेंगे लड़ाई, उसको मर जाने दो, वो मर जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। ये सोच भारत के विनाश का कारण बनी। इसीलिए भारत में एकता की समस्या बहुत आरंभिक समय से रही है।
जिस भी देश में, समाज में लोग एक रहे हैं, वहां पर किसी को भी अपने पक्ष में रखना, अपने पक्ष में करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सब एक ही होते हैं। और जहां अलग अलग लोग होते हैं वहां पर भेदभाव डालना, फूट डालना आसान होता है। इसीलिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार देखोगे तो वहां पे यही बात आती है कि मार्ले मिंटो से कहता है कि हम सांप के दांत बो रहे हैं भारत में, इसका विष बड़ा ही गहरा होगा, आगे चल के सबको वही सांप काटेगा। और सांप ने 1947 में वैसे भी काट लिया, तो देश में बंटवारा हुआ। अब ये बात अंग्रेजों को पता थी, उन्होंने सिखों को अलग करके रखा, उन्होंने दलितों को अलग करके रखा, उन्होंने मुसलमानों को अलग कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि सब मिल के बोलेंगे तो हम यहां रह नहीं पाएंगे, इसलिए अलग करो सबको। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि अलगाव क्यों किया गया, क्योंकि भारतीय समाज हमेशा अलग थलग रहा ही, और जब अलग थलग रहता है तभी विदेशी लोग यहां पे सफल हुए। चाहे आप जो मौर्योत्तर काल है उसको देख लीजिए, मौर्योत्तर काल में भी यही हुआ, इसीलिए शक, कुषाण, यवन सब आए। चाहे जो गुप्तोत्तर काल देख लीजिए, उस समय भी यही रहा कि भारत में खराब स्थितियां बनी। क्यों बनी खराब स्थितियां? क्योंकि हम विखंडित रहे। फिर वही स्थिति पूर्व मध्यकाल में बन गई। क्यों बनी? क्योंकि हम विखंडित रहे। तो विखंडित हम रहे इसलिए हुआ। आज भी समस्या क्या है वर्तमान में देश में? राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या क्या है कि हमारे यहां बहुत ज्यादा जातीय आधार पर तनाव है, धार्मिक आधार पर तनाव है। अभी आप छोटी सी बात बोल दीजिए, उस पर देखिए मामला बन जाएगा। इसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास हमें यह बता रहा है कि ये जब जब समस्या हमारे भीतर रही है तब तब हम पीछे ही रहे हैं दुनिया में। अगर हमें दुनिया में बढ़ के लीड करना है, और वास्तव में अगर हम ये कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो पहले अपने यहाँ की जाति व्यवस्था, धार्मिक समस्याओं को, जो सांप्रदायिक समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, अमन चैन की एक बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सब हो सकता है। भारत की संस्कृति एक अलग तरीके की है, यहां पर सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। अशोक जैसे शासक भी बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारने नहीं लगते, सबको बढ़ने का अवसर देते हैं, तो सहिष्णुता है। तो यहां यह बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के सफलता के पीछे, जो तुर्कों की सफलता के पीछे, भारत की परिस्थितियां बहुत हद तक जिम्मेदार है। हमने बताया था कल 1175 से 1206 तक लगातार मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए, और 1206 में अगर आप देखें तो उसके ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कभी तुर्क पीछे मुड़कर नहीं देखे। तो मोहम्मद गोरी की सफलता के क्या कारण रहे होंगे? मैंने कल बताया था कि भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वो हमेशा से हमारी वीकनेस रही है। पश्चिमोत्तर सीमा वही पाकिस्तान वाली अभी जो सीमा है, वो हमेशा से ही हमारी वीकनेस रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में तुर्कों की सफलता क्यों? तो इसके पीछे कुछ फैक्टर है। पहला फैक्टर तो यह है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हमारी कम चौकसी होना, या हमारी कम निगरानी, या हम उस पर कम ध्यान देते थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कम ध्यान देना, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है उस पर हम कम ध्यान देते हैं, या हमने कम ध्यान दिया। अगर आप देखें जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है वहां पर कई दर्रे हैं, बोलन, खैबर, गोमल, इन दर्रों से लोग आते थे,
भारत के अंदर। हमने कभी ये समझा नहीं कि ये जो दर्रे हैं पश्चिमोत्तर में, ये हमारे सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी सीमाओं का प्रबंधन करना नहीं जानते थे, और जब भी हम अपनी सीमाओं का प्रबंधन करना नहीं जानेंगे तो हमारे लिए समस्या बनेगी बनेगी। मोहम्मद गोरी को अगर वहीं सीमा पे रोक दिया गया होता तो आज समस्या न बनती। इसके बाद भी आप देखेंगे कि हमने अपने सीमाओं के प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इसी पश्चिमोत्तर सीमा को प्रबंधित करने के लिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने बहुत काम किया, क्योंकि वो खुद वहीं से आए थे। जो चोरी करके आता है उसको चोरी करने का आइडिया होता है। बात समझिए, अगर आपने कोई काम किया है और वही काम आपके सामने कोई और व्यक्ति करेगा और फिर उसमें इधर उधर बताएगा, तो आप समझ जाएंगे इस काम को तो करने में ये चीजें होती हैं, इसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, और जब ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं तो फिर हम ऐसा, ये जो हमारे सामने बात रख रहा है ये बात ठीक नहीं है। तो यहां इस बात को रखा गया कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो भारत की कमजोरी थी अपनी सीमाओं पर, उसके कारण भी तुर्क सफल हुए, मोहम्मद गोरी सफल हुआ। इसके अलावा भारत की बड़ी समस्या यहाँ की राजनीतिक और यहाँ की जो जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक विखंडन, भारत की राजनीतिक और सामाजिक विखंडन मतलब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, कोई केंद्रीय सत्ता अगर आप देखेंगे तो नहीं है। इस एरो का मतलब ये है। और इसके अलावा समाज में बहुत ज़्यादा आपको बंटवारा दिखाई देगा, बहुत सारी जातियां उपजातियां, कुछ अंत्यंज भी दिखाई देंगे जो 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 गांव के बाहरी हिस्से पर रहते हैं, उनको छूना पाप, उनको देखना पाप, उनसे बात करना पाप। अनुलोम प्रतिलोम विवाह दिखाई देंगे। अनुलोम विवाह से जो संतान है उनको स्वीकार कर लिया गया, और प्रतिलोम विवाह से जो संतान है उसको अस्वीकार कर दिया गया। वही जातियां अंत्यज कहलाई, वही जातियां चांडाल कहलाई, वही जातियां जो व्यवस्था से बहिष्कृत कर दी गई। इसका मतलब क्या है कि हायर क्लास के द्वारा अगर कुछ भी किया गया तो उसको समाज ने स्वीकार कर लिया। तो बड़ा व्यक्ति कुछ करेगा तो सब सही है, और छोटा व्यक्ति कर लेगा तो अपराध है। क्यों भाई, क्या ये ठीक है? अगर नियम बने तो सबके लिए बने। और हमने किया, मान लीजिए कि अगर कोई क्षत्रिय है उसने ब्राह्मण लड़की से विवाह कर लिया तो उसका बच्चा चंडाल हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है ना, तो ये प्रतिलोम विवाह हो गया। तो बाद में इस व्यवस्था को क्षत्रियों ने भी चैलेंज किया। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम विवाह, आप ऐसे समझिए कि जो ब्राह्मण है वो ऊपर से नीचे तीनों अलग अलग जो भी वर्ग है उनके साथ विवाह कर सकता है, उसकी संतान को स्वीकृति है। अगर कहीं जो गलती से शूद्र ने ऊपर कर दिया ब्राह्मण में तो उसको महापाप माना गया, वो एकदम बाहर वाले इलाके में रहेगा, वो एकदम बाहर वाले। अगर मान लीजिए कि क्षत्रिय ने किया ब्राह्मण से तो हल्का करेंगे उसको, ठीक है गलत किया लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, महापाप चढ़ गया। यहां पर जो भी बात आपको भारत में दिख रही है वो समाज को तोड़ने वाली बातें हैं। ये विवाह एक सामाजिक व्यवस्था मात्र है, समाज का जो प्रबंधन होता है वो विवाह है, ये धार्मिक विधान नहीं है विवाह। लेकिन इसे पुरोहितवादी व्यवस्था ने एक धार्मिक विधान बना दिया है। विवाह एक सहमति है, एक अनुबंध है, मान लीजिए एग्रीमेंट है।
लेकिन हमारे यहाँ विवाह एग्रीमेंट नहीं है, 7 जन्मों का साथ है। भले ही पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, आए दिन मारपीट हो जाती हो, लेकिन फिर भी उसके बाद पत्नी को यही शिक्षा दी जाती है कि पति भगवान है। ये क्या है? ये महिला शोषण को प्रोत्साहन देना है। अब आज के समय की लड़की इस बात को नहीं सुनती है, तो उसको कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, इनको बहुत ज्ञान है, इसीलिए नहीं सुनती। वो ठीक कर रही है, क्या गलत कर रही है? 3 बातें समझनी चाहिए हमें: तर्क, मानवता और बुद्धि। शिक्षा हमें यही 3 चीजें देती है। कोई भी पढ़ाई कर लो, अगर ये नहीं आता है तुम बेकार हो, पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे मूर्ख हो। थोड़ा मैं कठोर कहता हूं, लेकिन ठीक है, उसको सुनना चाहिए। अधिकतर दुनिया में पढ़े लिखे मूर्ख ही हैं, जो पढ़े लिखे लेकिन मूर्ख टाइप के लोग हैं। तर्क क्या है? कोई बात आपको किसी ने बताया, उस पर तर्क होना चाहिए। सही है, नहीं सही है, क्या है क्या नहीं है, लॉजिक। इस पुस्तक में लिखा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो ये पुस्तक सही है कि नहीं, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। जब देश में अशिक्षा थी तो मनुस्मृति से ही काम चल रहा था, और मनुस्मृति को लिखवाया राजाओं ने अपने ब्राह्मणों की सहायता से, कि शासन प्रबंध आराम से चलता रहे, विद्रोह न हो, चारों वर्ण अपना अपना काम करते रहे, हमारे विशेषाधिकारों को कोई चैलेंज ना करे। अगर ये लोग कहते हैं कि अगर जो शूद्र वेद के वाक्य पढ़ने लगेंगे तो ब्राह्मण कहां जाएंगे? अगर मौलवी का काम अंसारी करने लगेगा तो मौलवी कहां जाएगा? इसीलिए व्यवस्था चल रही है। हर समाज में कुछ विशेषाधिकार संपन्न लोग हैं, वो अपने विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए सारे प्रयास करते हैं। अब शिक्षा का मतलब यही है कि तर्क, और सबसे बड़ी बात है मानवता। दुनिया में सबसे बड़ा मूल्य है मानव। मानव ईश्वर की अद्भुत कृति है, सुंदर कृति है उसके। और जो जानवर में यही अंतर है कि जानवर होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। मानव भावनाओं से संचालित होता है, सुख दुख समझता है, और अगर मानव के सुख दुख को नहीं समझेगा तो फिर मानवता बचेगी नहीं। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवतावाद कहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद। उन्होंने कहा ये जितनी सीमाएं हैं, ये सीमाएं तो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, सीमाओं का मतलब नहीं है। इंसान के काम आना चाहिए। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इसी पे 1913 में उनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसको नोबेल मिला है ना। तो समझना पड़ेगा, भारत में एक से एक लोग हुए जिन्होंने अपनी फिलॉसफी, अपना दर्शन रखा। तो 3 बातें हमें समझनी है जो शिक्षा में आती है। इसके अलावा और क्या है? भारतीय हमेशा विश्व के घटनाक्रमों से अनजान टाइप के लोग थे। भारतीय विश्व की घटनाओं से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ क्या मतलब? अनजान, पता ही नहीं क्या चल रहा है। हम चले आए तैयारी करने, हमें पता ही नहीं कि तैयारी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब फिर कहते हैं हिंदी माध्यम रिजल्ट नहीं आ रहा। अक्सर प्रश्न यही आता, हिंदी माध्यम रिजल्ट सर बहुत कम हो गया। कम इसलिए हो गया कि आप उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना काम आपको करना है। मैंने अक्सर कहा है कि अपने भरोसे होना ज्यादा अच्छा है। जो भी लोग हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन कोई आपके जगह
युद्ध करने नहीं जाने वाला, जाएंगे तो आप ही, गर्दन कटेगी तो आप ही की, और माला पहनाई जाएगी तो वो भी आप ही को। तो सम्मान और अपमान दोनों के लिए तैयार भी आप ही को रहना है। और जो सम्मान होगा तो फिर वही बात है कि वीर भोगे वसुंधरा, कि हर आदमी इस दुनिया में सफल नहीं होगा। सफल वही होगा जो सफल होने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। तो यहां हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहां आप देखते हैं कि जो मध्य एशिया में, जो पश्चिम, जो यूरोप में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है भारतीयों को। ये कूप मंडूक टाइप के लोग हैं, कुएं के मेढक, आपस में ही इनको एक दूसरे को ये कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, भारत में बड़ी समृद्धि चल रही है। आपस में ही अंदर इनको ये लगता है कि दुनिया की सबसे महान जाति यही है, इसीलिए इतने समय तक गुलाम रहे, ये बार बार गुलाम हुए। इतना गुलाम तो कोई रहा ही नहीं होगा जितना गुलाम ये रहे हैं, लेकिन अभी भी आदत सुधर नहीं रही है। इतिहास के शिक्षक होने के नाते मैं आपको इतिहास से बता रहा हूं, मैं अपने तरफ से नहीं कुछ बताता हूं। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि हम महान हैं, हमसे अच्छा कौन है दुनिया में, हम विश्व गुरु हैं, हमारे पास ये सब कुछ है। लेकिन आपके पास एक चीज नहीं, एकता। अफगानिस्तान इतना बड़ा सा देश है, आज तक अंग्रेजों के समय में भी अफगानिस्तान पर जब जब नियंत्रण करने का प्रयास हुआ, जैसे ही अंग्रेज गए उनके पूरे रेजिडेंट को, पूरी सेना को ही कत्लेआम कर दिया, हजारों की संख्या में अंग्रेज मार दिए गए। वो अपनी आजादी से ऊपर कुछ मानते ही नहीं है। 10,000 सिपाही खड़े हों, 1 लाख आदमी दौड़ जाएं, वो बंदूक लेकर भी खड़े होंगे तब भी मर जाएंगे। क्या गलत कह रहा हूं? लेकिन यहां पर हिम्मत ही नहीं थी। 10,000 लोग कई लाख लोगों को यहां से अपने साथ ले गए। इसको कहते हैं अकल बड़ी कि भैंस। तो यहां ना अकल है ना भैंस है, कुछ भी नहीं है। यहां के लोग पैदल टाइप के रहे। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं, कुछ अवेयरनेस नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। कुस्तुनतुनिया जो पूर्वी यूरोप की राजधानी है, उसको तुर्कों के द्वारा जीत लिया गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक होने के बाद वो लोग भारत और जो पूरब के देश उनसे जुड़ने के लिए मार्ग ढूंढ रहे थे। कुछ पता नहीं आपको कि तुर्की कितने आक्रमणकारी लोग हैं, वो क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। आप इसमें मस्त हैं कि विवाह अगला कब होगा, कब लड़ाई कब होगी, आज का नृत्य क्या चला, आज ये वाला संगीत की तान है, जो ललित कलाओं में व्यस्त हैं आप। ये सब बर्बादी के कारण रहे। अपना प्रबंधन न कर पाना, अपने आप को व्यवस्थित न कर पाना। इसके अलावा जो तुर्कों की लड़ने की शैली थी वो भारतीयों से बहुत अच्छी थी। जो उनकी रक्षा प्रणाली थी, रक्षा प्रणाली भारतीयों से बेहतर थी। भारतीयों से बेहतर थी। भारतीय उनके सामने टिकते नहीं थे। एक इस्लाम के आगे सब लोग एक साथ झुकने वाले लोग हैं। इनके यहां एक ही चीज एकता है, धर्म, ये सब एक है। जब आपको मैं बाबर पढ़ाऊंगा तो बाबर को आप समझेंगे तो बाबर यही कहता है, जब उसको ये लगा कि राणा सांगा से हार हो जाएगी खानवा की लड़ाई में, उसने जिहाद का नारा दिया। उसने कहा ऐसा है, या तो अब फरगना की जो गरीबी, नहीं तो सब कुछ छोड़ के केवल लड़ो। और जिहाद का नारा देकर उसने अपने सैनिकों को एक किया। और यहां
अलग अलग जो सामंतों की अपने अपने सिपाही, वो उनका आर्डर मानेंगे, उनका नहीं मानेंगे। और लड़ने गए, आपस में फिर विरोध हो गया कि कौन सेनानायक हमारा। कोई क्लियरिटी नहीं। जब लक्ष्य में कोई क्लियरिटी नहीं तो लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हैं भारतीय, इनका लक्ष्य क्लियर नहीं है, किसको मारना है, क्या करना है, कौन नेता बनेगा, उधर कौन है, दूरदर्शी है व्यक्ति, उसका विजनरी अप्रोच है, वो आगे की बात सोच रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम आपस में ही लड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि इस लड़ाई के बाद क्या होगा, इसके बाद हमको कहां जाना है, ये समस्या है। तो यहां आप देखेंगे कि जो तुर्की रक्षा प्रणाली है वो बहुत बेहतर है और उनके लड़ने का स्टाइल बहुत अच्छा है, तीव्र तरीके से लड़ते हैं, धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचिए कि आपके यहाँ धनुष बाण बहुत पहले से था, लेकिन आपने सब छोड़ दिया था, आप नहीं लड़ते धनुष बाण से, आप लड़ते हैं तलवार से, भाला से, और तलवार भाला ने आपका काम खत्म कर दिया। आप सोचिए रामायण और महाभारत में तीर धनुष का कितना इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप अपने देश में अपनी चीजों को कभी नहीं मानते, आपको लगता है ये सब ऐसे ही चल रहा है, सब ऐसे ही है, ठीक है। आपने छोड़ दिया, उन्होंने अपना लिया और उस तीर को और अच्छा बना दिया, उसको जो विष से डुबो दिया और मारा, तो उसके बाद फिर आदमी मरता ही था। तो आपकी परंपराओं को उन्होंने सीखा होगा, जाना होगा। इसीलिए अलबरूनी जब भारत में आता है तो अलबरूनी भारत के बारे में बहुत कुछ सीखता है, जानता है, यहाँ की बहुत सारी पुस्तकों के बारे में पढ़ता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उसे तोताए हिंद भी कहते हैं। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ जाने बाहरी लोग, लेकिन भारतीय कुछ नहीं समझ पाए। तो यहां आप देखते हैं कि इसलिए मोहम्मद गोरी तुर्की जो आक्रमणकारी थे उनको सफलता मिली। क्या क्लियर है इतनी बातें? अब हम आएंगे दिल्ली सल्तनत पर कि दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित हुई। मध्यकाल को अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह बहुत हल्के में पढ़ाया जाता है। उसके पीछे का आधार ये है कि लोग कहते हैं ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, हर काल को पढ़ना चाहिए, कोई स्किप नहीं कर सकते हम, क्योंकि इतिहास कंटिन्यूटी में अगर आपने समझ लिया, अभी तक आपने यही समझा है कि आपने देखा पाषाण काल से आप आए पूर्व मध्य काल तक, पूरी एक यात्रा कर ली आपने। पूर्व मध्यकाल के बाद आपने देखा कि अब एक मध्यकाल की शुरुआत हो रही, उसके पीछे का कारण क्या है? भारत की परिस्थितियां। और फिर यही चीज आप देखेंगे कि 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, फिर से यही सेम परिस्थितियां, सेम रिजल्ट, सेम परिस्थिति, सेम रिजल्ट। इसका मतलब इतिहास एक प्रयोगशाला है जहां जैसी कंडीशन पैदा की जाएगी वही रिजल्ट देगा। वो तो सेम कंडीशन होगी, सेम रिजल्ट आ जाएगा। अंग्रेज आए थे व्यापारी बन के, बाद में शासक बन गए। अंग्रेजों से पूछा गया तुम क्यों आए थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम व्यापारी लोग हैं, हम बुलियन सिक्का लेकर आए हैं सोने का आपको अमीर बनाने। अलीवर्दी खान जो बंगाल का नवाब था, उसने कहा अंग्रेज बड़े अच्छे लोग हैं, ये हमें सोने का सिक्का देंगे, ये मधुमक्खी की तरह से हैं, हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो हमें शहद देंगे, और अगर छेड़ेंगे तो हमको ये काट काट के मार देंगे। समझा तो उसने, लेकिन हल्के तरीके से समझा। अगर घेर के ही मार दिया होता पहले ही राउंड में तो 200 साल आपको गुलाम नहीं रहना पड़ता, लेकिन आपके अंदर ये सब नहीं था, आपके अंदर ये सब तौर तरीके थे ही नहीं, आप कुछ अलग मानसिकता के लोग रहे। फिर आप जो लंबे समय तक गुलाम रहे, वो गए तो एक खंडित देश, बटा हुआ देश, गरीब, शोषित,
बेरोजगारी से लदा हुआ, अशिक्षित, और जाते जाते ये भी प्रयास किया कि भारत असंख्य टुकड़ों में बंट जाए। सारा काम किया, कुछ छोड़ा नहीं भारत का। लेकिन भारत इसलिए भारत बना रहा क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो भारत को एक रखना चाहते थे। इसीलिए भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। अब भारत से जो राज्य यहां पर हैं वो अलग नहीं हो सकते। कितना भी राज्य शोर मचा ले, अगर वो ज्यादा ये प्रयास करेगा तो भारत का जो सिस्टम वो फेडरल होता चला जाएगा। ये हमने व्यवस्था कनाडा से लिया है। आपका सिस्टम ही इतना मजबूत है कि आप कुछ कर नहीं सकते। फिर उसमें राज्य जब तक अपने सीमाओं में है, युक्ति युक्त जो प्रतिबंधों में है, तब तक तो चलेगा राज्य। लेकिन जब राज्य ने कहा कि हम अलग हो जाएंगे, एक देश बन जाएंगे, तो फिर हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो यहां दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, क्या? हाँ हाँ, पुस्तकों में खूब लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं। पढ़ते रहोगे तुम्हारा दिमाग घूमता रहेगा, तुम पढ़ते चले जाओगे। इतनी बातें लिखी हुई हैं कि तुम उसको पार नहीं पा पाओगे। तुमको लगेगा कि इसमें से क्या पढ़े और क्या छोड़े। शिक्षक का महत्व यही है कि उसे आसान करके आपको आसान शब्दों में बता देता है, तो लगता है आसान है, नहीं तो आप खुद भी उसमें जब अंदर जाएंगे तो गोता लगाएंगे तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम देखें तो कुछ हिस्से कर दें। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक तुर्क शासक। प्रारंभिक तुर्क शासक, इनका समय 1206 से 1290 है। प्रारंभिक तुर्क शासक, इसमें आपको कुछ शासक दिखाई देंगे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके अलावा आपको दिखाई देगा इल्तुतमिश, इसके अलावा आपको दिखाई देगी एक महिला रजिया। हाँ, वही रजिया सुल्तान जिसकी कब्र है हरियाणा के कैथल में, वही रजिया है। इस पे फिल्म भी खूब बनी है। मध्यकाल की रजिया शासिका थी। ये पैंट शर्ट पहन के आती थी, अपना दरबार लगाती थी, लाल। इसने न्याय मांगा था, बड़ी अच्छी बात है। इसने जब इसके पिता के बाद राज्य में एक विद्रोह सा माहौल बना था, इसके भाई सब बहुत अच्छे नहीं थे, तो इसने दिल्ली की जनता के सामने लाल कपड़े पहनकर न्याय की गुहार किया था। और न्याय की गुहार करने के बाद इसे न्याय मिला और ये शासिका भी बनी, और एक पूरा एक वर्ग इसके सपोर्ट में आ गया। तो ये पूरा अपना दरबार लगाती थी। बाद में जो विद्रोही थे, जो इसे पसंद करने वाले लोग नहीं थे, उन लोगों ने इसे मरवा दिया। उसमें एक सरदार था अल्तुनिया, आएंगे तब बताएंगे रजिया पर। रजिया एक बहुत बेहतरीन शासिका है। इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं अगर ये महिला ना होती तो ये बहुत लोगों को पीछे छोड़ देती। इसकी एक ही समस्या थी कि ये महिला थी, और उस समय का जो समाज था वो पुरुषवादी समाज था, जहां एक महिला को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है। इसके बाद रजिया के बाद एक व्यक्ति आता है बलबन। नाम ही इसका काफी है, और बलबन से ही राजत्व, अगर आप देखेंगे तो जो बलबन से ही राजत्व का सिद्धांत, मतलब जो सुल्तान होगा वो महान होगा। इसके पहले लोग इस महानता को नहीं समझते थे। बलबन सुल्तान के महत्व को स्थापित करता है। कहते हैं सुल्तान और आम इंसान में बहुत अंतर है।
सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं है। बलबन अपनी पत्नी बच्चों को बुलाता है, कहता है सुनो इधर आओ। तो वो लोग आके खड़े हो गए। उसने कहा ऐसा है कि आज से तुम लोग मेरे कुछ हो नहीं, मैं सुल्तान हूं और मेरा नाम जिल्ले इलाही है। मैं ईश्वर की छाया हूं और ईरान के आपसियाब वंश से संबंधित हूं। और ये खुद निम्न कुल का ही था और ये सुल्तान बना। इसके उसके बाद पंख लग गए। इसने अपने दरबारियों कहा कि अगर हंसा दरबार में तुम लोग, अगर हंसते हुए देख लिया तो खाल खिंचवा लूंगा मारते मारते। एक दल था तुर्की चालीसा, तुर्क ए चालीसा, 40 अमीरों का दल था जो प्रारंभिक तुर्क शासकों में यहाँ के जो थे शासक उनको एक व्यवस्थित करने का काम करता था। अमीरों का दल था ये। किसका दल था? अमीरों का दल था। इसी दल से ये महोदय निकले थे। बलबन इसी से निकला था। बाद में जैसे ही निकला उसने कहा कि ये सीढ़ी तुरंत काटो, इस सीढ़ी को तुरंत काट दो। तुर्की चालीसा का तुरंत ही उसने समापन किया। जो बात मान लिया ठीक है, नहीं तो उसकी गर्दन उतरवा दी। कहा कि हमारे पास जो सीढ़ी बनी है, हम यहां तक आए, कोई और ना आ पाए। तो यहां हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आगे चल के बलबन की स्थिति क्यों मजबूत हुई और ये शासक कैसे कैसे आगे बढ़े। अब इस समय के ये जो शासक हैं, जो प्रारंभिक तुर्की शासक, इनको कहते हैं, इस वंश को कहते हैं गुलाम वंश। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी शासक रहे वो कभी न कभी एक बार अपने जीवन में गुलाम रहे। क्या रहे हैं? गुलाम रहे हैं। नहीं, ये जो पूरा वंश रहा, इल्तुतमिश रहा है ना गुलाम, तो उसकी बेटी, मतलब एक बार आपके जो पिता गुलाम रहे तो फिर आपको भी उसी में ले लेंगे ना। तो गुलाम वंश ही कहा गया। जो रजिया बेगम नहीं गुलाम रही कभी, नहीं, बलबन भी था। मतलब बलबन के बारे में भी आप कहेंगे तो इसके पहले वो भी जो सेवा में ही तो था, तुर्कों के जो सेवा में रहेगा, एक तरीके से वो भी जो बंधन में ही है। तो यहां आप देखिए कि सबसे पहला शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक। केवल आपको थोड़ा सा जो समझते चलना है, बहुत ज्यादा यहां पर वो नहीं करना है। जो समझते चलिए, कौन आया, क्या किया, कैसे हुआ, देश में कौन सी व्यवस्था आ रही है। तो सबसे पहले कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने वाला। एक दो लाइन लिख दो भैया, लिख दो। हाँ, सल्तनत मतलब साम्राज्य। उन्होंने अपने यहाँ के शब्द को इस्तेमाल किया, दिल्ली सल्तनत, है ना। सल्तनत मतलब राज्य। और दिल्ली सल्तनत में पहला आपने जो हेडिंग बनाया, प्रारंभिक तुर्क शासक, इसमें पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, समय 1206 से 1210 लिखिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी, इसलिए लिखना जरूरी है। दिल्ली सल्तनत का यह संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का यह संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहां बनाई थी? लाहौर में। इसके द्वारा शासक बनने के बाद बड़े पैमाने पर, इसके द्वारा शासक बनने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को दान दिया गया। इसके द्वारा शासक बनने के बाद लोगों को बड़े पैमाने पर दान दिया गया, इसलिए इसका एक नाम लाख बख्श भी पड़ा।
लाख बख्श, लाख बख्श मतलब ये लाखों की बख्शीश देने वाला था। टिप क्या पैमाने पर लाखों का दान दिया। इसके द्वारा सुल्तान का पद धारण नहीं किया गया। इसके द्वारा सुल्तान का पद धारण नहीं किया गया, मतलब ये सुल्तान नहीं बना था, ध्यान रखना। अब आपसे कभी भी कथन कारण का प्रश्न आ जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान के पद को धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, तो गलत बात है। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये अपने आप को सिपे सालार कहता था कि मोहम्मद गोरी मैं आपका सिपे सालार हूं, मैं आपका सेनापति हूं, मैं सुल्तान नहीं बनूंगा, सुल्तान तो केवल आप हैं, इसलिए नहीं किया था। नहीं भैया, अरे वो 712 में आया है, ये 1175 से 1206 है। एकदम वहीं पे अपडेट कर लो, अपने दिमाग में कहीं इधर से उधर मैसेज मत डाल देना, नहीं तो माचिस की तिल्ली की तरह से सब आग लग जाएगी। मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी, उसके पहले आया महमूद गजनबी। हाँ, तो गजनबी का अलग मामला है, उसमें वो केवल आक्रमणकारी था, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ आपने नहीं लिखा है। और थोड़ा सा यहीं पे जाके लुसेंट से पूर्व मध्यकाल के बाद का थोड़ा फैक्ट पढ़ के वहीं लिख लेना है, अपने आप काम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि सारी दवाई वहाँ पर भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल फैक्ट है, उससे आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। लिखने के लिए जो हम बता रहे हैं इससे काम बनेगा आपका। तो इसके द्वारा सुल्तान का पद धारण नहीं किया गया। यह स्वयं को गोरी का सेवक कहता था। यह स्वयं को गोरी का सेवक कहता था। सिपेह, सिपेह, हाँ, जो सिपेह सालार क्या कहता था? मैं गोरी का सिपे सालार हूं। तो सिपे सालार का मतलब सेवक, सिपे सालार क्या हूं? सिपे सालार हूं। ठीक, आज के लिए बस यहीं पे रुक जाते हैं। कल इल्तुतमिश की बात करेंगे, फिर रजिया पे थोड़ी बात करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि रजिया ने क्या क्रांति फैलाई। रजिया अच्छी शासिका रही है, मतलब जब भी मैं उसको पढ़ाता हूं तो अक्सर जो लड़कियां उत्साहित होती कि नहीं ऐसा काम कुछ किया था, रजिया ने बेहतर काम किया, तो उसने पुरुषवादी समाज में तोड़ तो दिया ही था एक बार। झांसी की रानी से ज्यादा संघर्ष है इसका, बताएंगे।